नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में चर्चा होती है। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। आज हमारे साथ जाने माने डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जुड़े हुए हैं, जो कि है डायरेक्टर एंड हेड न्यूरोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। थैंक यू मैम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे पहले इस चर्चा को हम शुरू करें, आप सभी को बता दें कि TV9 डिजिटल ने एक खास मुहिम की शुरुआत की है। इस इनिशिएटिव का नाम है TV9 वैन। लेकिन आखिरकार ये इनिशिएटिव क्या है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer, while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक ऐसे सवाल से जो कि हर किसी के जहन में होता है, यानी स्ट्रोक क्या है। बहुत से लोग तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बीच में अंतर ही नहीं जानते हैं। ऐसे में स्ट्रोक को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कितने टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन बिटवीन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। हार्ट अटैक होता है जब हार्ट की आर्टरी में क्लॉट अटक जाता है और हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचना कम हो जाता है, जिससे चेस्ट पेन होती है और हार्ट ठीक से काम नहीं करता। इसी तरह स्ट्रोक या ब्रेन अटैक तब होता है जब ब्रेन की आर्टरीज में क्लॉट अटक जाता है और ब्रेन का ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिससे ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसके सिम्टम्स होते हैं स्लरिंग ऑफ स्पीच, हाथ पैर में कमजोरी, चेहरे का एक तरफ को लटकना, यादाश्त जाना, बेहोशी आना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्टरी की ब्लॉकेज से, जिसे हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, और आम भाषा में जिसे हम क्लॉट बोलते हैं। जी। दूसरा होता है आर्टरी के फटने से ब्रेन में ब्लड की लीकेज, जिसे हम हेमरेज बोलते हैं, जो कि ब्रेन में ब्लड को निकाल के ब्रेन के काम को खराब कर देता है। ये दोनों का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एट द आउटसेट, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक में हम बोलते हैं कि घर पे कोई भी दवाई नहीं खाएं, कोई ब्लड थिनर नहीं खाएं, पहले एक CT या MRI करें, कौन सी टाइप का स्ट्रोक है आपको ये डिफरेंशिएट करें और उसके बाद दवाई चलाएं। लेकिन डॉक्टर, अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो ऐसे बहुत से पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिन्हें सिम्टम्स के बावजूद ये पता ही नहीं चला कि उन्हें स्ट्रोक आ सकता है, या फिर उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनके लव्ड वंस थे, वो ये पहचान ही नहीं पाए उनके सिम्टम्स के। तो ऐसे में पेशेंट्स को पता क्यों नहीं चलता है कि उन्हें स्ट्रोक होने वाला है? देखिए मैम, स्ट्रोक होता है अचानक से, जैसे कि ब्लड चल रहा है और ब्लड रुकने में महज 4-5 मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट के अंदर ही ब्लड रुकता है और 5 मिनट ब्लड रुका रहने के बाद ब्रेन काम करना खराब कर देता है और 10 से 15 मिनट के अंदर सीवियर डैमेज, इरिवर्सिबल डैमेज चालू हो जाती है। इसलिए तो टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज वेरी वेरी स्मॉल और अधिकतर बार वो ऑनसेट से पहले मालूम नहीं चलता। डॉक्टर, पर हल्का जबान का तुतलाना, चेहरे का थोड़ा टेढ़ा होना या हल्का सा पैर में लचक आना, हम जनरली इसको इग्नोर करते हैं कि शायद नस दब गई होगी, हाथ दब गया होगा, इसकी वजह से हम इस पे ध्यान नहीं देते। अगर हम माइनर सिम्टम्स पे ध्यान दें तो फिर हमसे ये चूक नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि
ये एकदम से अचानक से हो जाता है और इसके ऑनसेट का पता नहीं चलता, ऐसे में कितना ज़रूरी है टू एक्ट फास्ट? एक्ट फास्ट एक एक्रोनिम है जो इसलिए बनाया गया है क्योंकि वी से इन स्ट्रोक टाइम इज ब्रेन, ओके, बिकॉज हर मिनट हर सेकंड आपके ब्रेन के सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जितनी जल्दी हम इलाज करेंगे उतने ही सेल्स को हम बचा पाएंगे। फास्ट एक एक्रोनिम है फेस के लिए, फेस का टेढ़ा होना, हाथ का ना उठना, स्लरिंग ऑफ स्पीच एंड टी फॉर टाइम, ताकि ऐसा कुछ भी हो तो हम जल्दी से अस्पताल पहुंचे, वहां पर सीटी या एमआरआई कराएं, जिसमें एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस के बाद जो दवाई है वो तुरंत चालू हो सके, जिससे स्ट्रोक रिवर्स हो सके। डॉक्टर अगर हम स्ट्रोक की यहाँ पर बात करें तो क्या स्ट्रोक से पैरालिसिस हो सकता है? और अमूमन जितने भी स्ट्रोक के केसेस होते हैं उसमें पैरालिसिस देखा ही जाता है, ये कहना सही होगा? अधिकतर स्ट्रोक्स में पैरालिसिस होता है हाथ या पैर का या जबान या चेहरे का, जी, और कुछ स्ट्रोक्स में सिर्फ आंख की रोशनी जा सकती है, बॉडी में कोई पैरालिसिस नहीं हो। कुछ स्ट्रोक्स में तालमेल जा सकता है, खाली जबान तुतलाए, चलने में थोड़ी सी लड़खड़ाहट हो पर कोई पैरालिसिस ना हो। और कुछ स्ट्रोक्स में बिहेवियर और यादाश्त में दिक्कत हो सकती है। तो कुछ स्ट्रोक्स बिना पैरालिसिस के होते हैं, पर अधिकतर स्ट्रोक में पैरालिसिस होता ही है। डॉक्टर क्या कोमा की भी सिचुएशन आ सकती है कि जब तक हम पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं तब तक काफ़ी देर हो जाए और वो कोमाटोज में चले जाए? देखिए, स्ट्रोक अगर ब्रेन के ऐसे भाग में होता है जहां पर हमारा होश होता है, खासकर ब्रेन का पिछला हिस्सा, तो वो शुरुआती दौर में ही कोमा कॉज कर सकता है। अगर स्ट्रोक बहुत बड़ा होता है तब भी ब्रेन का प्रेशर बढ़ा के कोमा कॉज करता है। और जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है उनको अधिकतर शुरुआत में ही कोमा की शुरुआत हो जाती है जी। पर कोमा वाले मरीज का भी इलाज हो सकता है अगर वो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच जाए तो। डॉक्टर आज हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं और आपसे मैं एक बहुत ही पर्सनल चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ ही काम करने वाले एक पत्रकार थे जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था और जो सही समय पे उठते थे, बहुत साइकिलिंग करते थे, खान पान का भी बहुत ध्यान रखते थे, बट उन्हें स्ट्रोक आया एंड ही वाज वेरी वेरी यंग। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कारण है कि आजकल यंगर जनरेशन को स्ट्रोक हो रहा है? आपने बहुत अच्छा और अहम सवाल पूछा है, क्योंकि यंगर प्रोडक्टिव जनरेशन को जब स्ट्रोक होता है तो उसका सोसाइटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो हमारी जीवन शैली नियंत्रित नहीं है। हम धूम्रपान, अल्कोहल, कॉफी, कितनी सारी एडिक्शन से घिरे हुए हैं। हमारे लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जी। हमारे सोने और खाने का रेगुलर टाइम नहीं है। ये सारी चीजें हमारी जीवन शैली की हमारे बॉडी की नसों को डिस्ट्रॉय करती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल के जमने को बढ़ाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को कम करती हैं, जिससे हमारा स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फिर है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जी। हम आजकल सोसाइटी में लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी बहुत कॉमन है। फिर हमारी सोसाइटी में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज आम होता जा रहा है यंग लोगों में भी, जो स्ट्रोक के मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। और पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं स्ट्रोक को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए इन कारणों से यंग लोगों में स्ट्रोक का रिस्क भी काफी बढ़ गया है आज की डेट में। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जितने भी आपने यहाँ पे फैक्टर्स बताए, आपको लगता है कि स्ट्रेस एक प्राइमरी फैक्टर हो सकता है? क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम सभी इतने स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर्स और एनवायरनमेंट में रहते हैं, चाहे वो आप वर्क एटमॉस्फेयर की बात करें या फिर घर पर भी तमाम तरीके के प्रेशर्स और स्ट्रेस हैंडल करता है एक व्यक्ति। आपको लगता है कि दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि स्ट्रोक्स के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रोक नहीं करता है जी। इसका मतलब स्ट्रेस का जो इफेक्ट है स्ट्रोक की कॉजेशन में, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस हमारा बीपी बढ़ाता है, या हमारी नींद खराब करता है, या हमारे खाने पीने को खराब करता है, या हमारी एडिक्शंस बढ़ाता है, जो फैक्टर्स मैंने अभी बताए, उससे स्ट्रोक करता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मुझे तनाव है तो स्ट्रोक हो जाएगा। अच्छा। इसका मतलब स्ट्रेस्ड होने के बावजूद भी अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक रखेंगे तो हम स्ट्रेस से होने वाले अपने शरीर पे बुरे असर को बचा सकते हैं और उससे स्ट्रोक में जो भी कंट्रीब्यूशन है उसे कम कर सकते हैं।
डॉक्टर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ट्रीटमेंट होता है स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए? देखिए, स्ट्रोक दो प्रकार का है, हमने डिस्कस किया। एक इस्कीमिक स्ट्रोक जिसमें ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, तो लॉजिकल है कि अगर हम उस क्लॉट को तोड़ सकते हैं या निकाल सकते हैं तो वो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। गोल्डन आवर मतलब सबसे बेस्ट टाइम ट्रीटमेंट का स्ट्रोक में होता है 4.5 घंटे, जब हम एक इंजेक्शन देके उस क्लॉट को तोड़ सकते हैं और मरीज कभी कभी टेबल पे ही या 24 घंटे के अंदर ही उसका पैरालिसिस ठीक हो जाता। ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया। पर नए साइंस के रिसर्च में हम 24 घंटे तक अगर मरीज की बड़ी आर्टरी में या धमनी में क्लॉट फंसा है जी। तो उसे जाके तार के रास्ते निकाल के भी उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर मरीज के ब्रेन में हेमरेज हुआ है, इससे पहले कि वो ब्रेन को डिस्ट्रॉय करे, हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं जिससे हम हेमरेज को या जो ब्रेन की बोन है उसे निकाल के ब्रेन के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और आदमी के जीवन को बचा सकते हैं। तो हमारे पास कई ऐसे इमरजेंसी ऑप्शंस हैं जो मरीजों को बहुत अच्छा फायदा पहुंचा के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्टोर कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने तो तमाम पेशेंट्स देखे होंगे जिन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ होगा, स्ट्रोक हुआ होगा। ऐसे में लोगों के मन में बहुत चिंता रहती है। अभी हाल फिलहाल में मैं किसी से बात कर रही थी, उनके हस्बैंड को स्ट्रोक हुआ और वो बहुत एप्रीहेंसिव थी कि अब उनके हस्बैंड एक बार फिर से पहले की तरह हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्पीच जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा असर हो गया, चलने फिरने में भी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि कई दर्शक जो आज देख रहे होंगे ये कार्यक्रम, उनके मन में ये सवाल होगा कि अगर उनके घर में उनके जानने वालों में से किसी को स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, तो क्या वो ठीक हो सकते हैं 100%? और क्या आपने ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स और चमत्कार होते हुए देखे हैं कि लोग ठीक भी हुए हैं 100%? हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग 100% ठीक होके घर जाते हैं और बहुत सारे लोग घर जाके 100% भी ठीक हो जाते हैं। पर 100% ठीक होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है जी। आदमी के लिए फंक्शनली ठीक होना इम्पोर्टेंट है। और अगर आदमी 95% भी ठीक हो जाए तो वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकता है, अपना रोजगार कर सकता है, अपनी डेली लाइफ में सारे काम कर सकता है। तो हमारा जो स्ट्रेस है वो पेशेंट को प्रोफेशनली, सोशली, पर्सनली रिहेबिलिटेट करने में होता है, जिससे कि अपनी वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने सारे काम कर सके। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम स्ट्रोक के कुछ ही दिनों में ट्रीटमेंट यूजुअली छोड़ देते हैं, और ब्रेन की रिकवरी महीनों, हफ्तों और महीनों में होती है। वो बहुत अहम पीरियड है जिसमें हमें अपना उपचार करते रहना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम फंक्शनल रिकवरी को टारगेट कर सकें, आपको मैक्सिमली रिहेबिलिटेट कर सकें आपकी फंक्शनल नॉर्मल लाइफ के। यानी बीच में इलाज नहीं छोड़ना है, इलाज को बरकरार रखना है अगर आपको सही तरीके से ठीक होना है। एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि स्ट्रोक में एक्यूट फेज, जब एक्यूट ट्रीटमेंट चाहिए स्ट्रोक के क्लॉट को ठीक करने के लिए, स्ट्रोक की दोबारा प्रिवेंशन, और तीसरा स्ट्रोक की रिहेबिलिटेशन जिससे हुई डैमेज के असर को हम कम कर सकें। तीनों ही एस्पेक्ट बहुत ही अहम और जरूरी हैं क्योंकि उनका अलग अलग फायदा। क्या डॉक्टर स्ट्रोक दोबारा भी आ सकता है? अगर एक पेशेंट पहले से ही उसे कभी हुआ था ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक, उसे दोबारा हो सकता है? एक आदमी जिसको स्ट्रोक हुआ हो उसका दोबारा स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ओके। इसे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक बोलते हैं। एक तो अगर उसको कोई रिस्क फैक्टर है जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, वो तो रहने ही वाला है, तो इसका मतलब उसके रिस्क फैक्टर सारे खत्म नहीं होते, उसके बॉडी का हैबिटेट नहीं बदलता। तो लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर्स चाहिए होते हैं स्ट्रोक को रोकने के लिए। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का एडिक्वेट कंट्रोल, अपने एडिक्शंस जैसे धूम्रपान, अल्कोहल, एक्सेसिव कॉफी, इस पे कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, वेट लॉस, और प्रॉपर दवाइयां जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपकी शुगर को, आपके होमोसिस्टीन को, इन सबको कंट्रोल कर सकें ताकि हम स्ट्रोक प्रिवेंशन में अपना बेस्ट एफर्ट डाल सकें। और अगर आप बेस्ट एफर्ट डालते हैं तो 75 to 90% लोगों को दोबारा स्ट्रोक नहीं होता। मतलब एक पॉजिटिव नोट पर आपने अपनी बात यहाँ पे खत्म की है कि स्ट्रोक नहीं भी हो सकता अगर जीवन शैली का यहाँ पे वो लोग ध्यान रखते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर, बच्चों को कितना खतरा है इसका?
बच्चों को स्ट्रोक का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस किए वो बच्चों में नहीं होते। पर बच्चों में इन्फेक्शन के बाद कभी क्लॉटिंग बढ़ जाती है या कभी उनको इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर होता है, तो बच्चों के स्ट्रोक के कॉजेज, जो कि एक रेयर बीमारी है, वो एडल्ट से अलग होते हैं और उसमें अलग तरह की तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। जैसा आपने मैम बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें स्ट्रोक होने की वेट नहीं करनी है, हमें अच्छी जीवन शैली अपना के स्ट्रोक को होने से रोकना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप TV9 डिजिटल के साथ जुड़े। और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी आपकी आखिरी लाइन को। आपने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अक्सर हम बैठे रहते हैं कि जब कोई बीमारी हमें घेर लेगी तब हम उसका उपचार या फिर इलाज करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम आज से ही अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें, और उसको आपने बहुत ही सरलता से आज समझाया हमारे दर्शकों को। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इस तरीके की तमाम वीडियोस के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। और हाँ, जाने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। वैन का मतलब होता है वेटिंग एरिया नेटवर्क, जहां पर हम लेकर आते हैं पेशेंट्स एजुकेशनल वीडियोस फॉर द वेटिंग एरिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखें और जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।